नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। क्या 1 हेक्टेयर से 5 लाख रुपए की कमाई की जा सकती है? अगर ज्यादातर लोगों से पूछा जाए तो जवाब मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसा मुमकिन है और ऐसा हो भी रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि असम में एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किया गया है, जिसके चलते वहां पर 1 हेक्टेयर से सालाना 5,10,000 रुपए की कमाई की जा रही है। हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में भी एकीकृत कृषि प्रणाली पर श्रृंखला चल रही है और इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे असम की। अरुणाचल प्रदेश की तरह ही असम में भी एकीकृत कृषि प्रणाली का मॉडल सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन पर बना है। यहाँ के मॉडल में आम फसलों के साथ साथ बागवानी, मछली पालन और बत्तख पालन को शामिल किया गया है। इस मॉडल को असम के बाढ़ रहित मैदानी इलाकों में लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इसके लिए किसानों से लगातार संपर्क किया जा रहा है ताकि वो उपलब्ध संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करके अपनी आय बढ़ा सकें। इस मॉडल में सबसे ज्यादा कमाई मछली पालन से हो रही है। आधे हेक्टेयर पर बने मछली तालाब से हर साल 3,10,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद नंबर बत्तख पालन और बागवानी का है। बागवानी के लिए 1/4 हेक्टेयर जमीन निर्धारित है। ये मॉडल जोरहाट स्थित असम कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिशों पर तैयार किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मॉडल से अगर इसकी तुलना करें तो फर्क साफ नजर आता है। अरुणाचल में 1 हेक्टेयर के मॉडल से 1,52,000 की सालाना आय प्राप्त हो रही है। वहीं असम मॉडल से कमाई का आंकड़ा 5,10,000 तक जा पहुंचा है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं। IFS मॉडल भी इसी का हिस्सा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के 18 राज्यों के लिए इसी तरह के 63 मॉडल तैयार किए हैं। ये ऐसे मॉडल हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए खेती की जाती है। साथ ही पारिवारिक पोषण का भी ख्याल रखा जाता है। एकीकृत कृषि प्रणाली में अलग अलग तरह की फसलें, सब्जियां और फलदार पेड़ लगाए जाते हैं। इसके अलावा पशुपालन, मछली पालन या मधुमक्खी पालन के माध्यम से आय के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराए जाते हैं। बल्कि कई ऐसे उदाहरण भी हैं जहां खेती से ज्यादा पशुपालन से आय हो रही है। एकीकृत कृषि प्रणाली एक तरह का जैविक मॉडल है जिसमें रसायनों का इस्तेमाल कम रहता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अधिक आय वाली फसल प्रणाली के लिए पिछले 3 साल के दौरान 765 किस्में विकसित की हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से और सूखे जैसी समस्या से निपटने की क्षमता रखने वाली प्रजातियां भी शामिल हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं कृषि कैलेंडर पर और जानते हैं कि इस वक्त आपने अपने खेतों में कौन कौन से समसमाय कार्य करने हैं। सरसों, राई, तारामीरा व अलसी की फसल पकना शुरू होने वाली है। जैसे ही फसल पकने लगे उसकी कटाई शुरू कर देनी चाहिए। पकी हुई तोरिया या सरसों की फसल को काटकर सूखने के लिए खेतों में फैला दें। ध्यान रखें कि अधिक समय तक कटी फसलों को सूखने के लिए खेत में छोड़ने से चितकबरा बग द्वारा नुकसान हो सकता है। सूखने के बाद यथाशीघ्र फसल की गहाई करें। गहाई के बाद फसल अवशेषों को नष्ट कर दें। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं।
और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। अगर फसलों का अच्छा चयन किया जाए तो आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान जिनका नाम है श्री नंद किशोर जैसलमेरिया जी। इन्होंने एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर और उचित फसलों का चयन करके खेती किसानी की और अपनी वार्षिक आय को बढ़ाया है। इसके लिए सरकार ने भी उनकी सराहना की है। आइए दिखाते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। श्री नंद किशोर जैसलमेरिया माणकलाव गांव जोधपुर के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनके पास 3.1 हेक्टेयर खेती थी जो कि खेती योग्य नहीं थी। सूखे के दौरान उपज नहीं होने से इनकी आय बहुत कम होती थी। वर्ष 1980 में जब वे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के संपर्क में आए तब उन्हें कृषि से जुड़ी कई सारी जानकारियां इकट्ठी हुई। इन्होंने संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए बेर की उन्नत किस्मों के 750 पौधों की अपने खेत में रोपाई की। साथ ही इन्होंने एकीकृत कृषि प्रणाली के जरिए खेती करनी शुरू कर दी। बेर के अलावा इन्होंने वार्षिक फसलें, अंतर्वर्तीय फसलें भी अपने खेत में लगाईं। श्री नंद किशोर जैसलमेरिया ने अपने खेत में मधुमक्खी पालन और बकरी पालन की इकाई भी बनाई। श्री नंद किशोर जैसलमेरिया ने अपने खेत में बहुउद्देशीय पेड़ जैसे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, नीम को लगाया। साथ ही खेत में लगी फसलों को तेज हवा से बचाने के लिए खेत के चारों ओर बाड़ लगाया, जिससे न केवल सुरक्षा प्रदान मिली बल्कि मिट्टी का संरक्षण किया और उसकी उर्वरता के स्तर में सुधार आया। नंद किशोर जैसलमेरिया की खेत में सिंचाई वहां लगे बोरवेल से होती है जिसका पानी खारा है। बेर की फसल के लिए इस पानी से सिंचाई फायदेमंद साबित हुई जिससे अच्छी उपज प्राप्त हुई। वर्तमान में इनके खेत और बाग आय का एक अच्छा स्रोत बने हुए हैं। नंद किशोर जैसलमेरिया के बेर के बागों से सालाना 30 से 40 किलोग्राम फसल की उपज होती है। मुख्य राजस्व बेर फल की बिक्री, शहद मधुमक्खी के बक्से को दूसरे किसानों को किराए पर देने, बकरियों को बेचने, सूखे लकड़ी और टहनियों को जलाऊ लकड़ी के रूप में बेचने से प्राप्त होता है। अपनी उपजाई फल को ये स्थानीय बाजार में बेचते हैं। इस तरह नंद किशोर जैसलमेरिया अपने 3 हेक्टेयर खेत से लगभग 1,25,000 रुपए की वार्षिक आय प्राप्त करते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाकर साथ ही मधुमक्खी पालन, बकरी पालन कर नंद किशोर जैसलमेरिया ने ये साबित कर दिया कि किसान अगर पारंपरिक खेती के अलावा विविधतापूर्ण खेती के तरीके को अपनाकर खेती करे तो उसे निश्चित ही सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही आय भी दोगुनी करने में मदद मिल सकती है। और अब आइए जानते हैं कृषि के क्षेत्र में राष्ट्रीय जल शक्ति मिशन की भूमिका पर क्या कह रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव। मेन सेविंग जो है तो एग्रीकल्चर में होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में जैसे मैंने बताया 85 to 90% वाटर यूसेज इज इन एग्रीकल्चर एंड हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी इज ओनली अबाउट 30 to 35%। इसका मतलब है कि यूएसए में अगर 1 किलो राइस उगाने के लिए 800 लीटर का यूज़ होता है, हमारे यहाँ पे 3,000 लीटर का यूज़ होता है। तो देयर इज़ अ ट्रेमेंडस स्कोप फॉर इम्प्रूविंग इट। तो देन सेकेंड थिंग, हमारे यहाँ पे वी ऑल्सो शुड हैव द राइट क्रॉप एट द राइट प्लेस। नेशनल वाटर मिशन ने एक मुहिम 2 साल पहले शुरू किया था, उसका नाम था सही फसल। सही फसल मतलब जो आपके अपने आबोहवा की तरह से सही है, जो अपने एरिया में वाटर के लेवल से है
उसी को ही हम उगाना चाहिए। तो ये हम देखा जाए ज़्यादातर एरिया में पैडी आता है। पैडी कई जगह में यूज़ नहीं होता, जैसे पंजाब हरियाणा एरिया में पैडी एक्चुअली इज़ नॉट सूटेबल क्रॉप। फिर भी वहाँ पे पैडी कई पॉलिसियों की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ फ्री पावर सब्सिडी है और प्रॉब्ली ग्राउंड वाटर फ्री है, इसलिए तो पानी ज़्यादा यूज़ करके पैडी करता है। तो हमने ये मुहिम उस समय चलाया कि सही फसल जो क्रॉप आपके एरिया में सूटेबल है उसी को करने के लिए, तो दैट इज़ गोइंग ऑन। तो हमारे इंडिया में देखा जाए तो पैडी, शुगर केन और वीट 70 to 80% ऑफ इरिगेशन एरिया वही करता है। तो हम उसी में अगर सेव करेंगे तो इट विल बी यूजफुल फॉर वाटर सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपना अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया लेकर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की नींव रखी गई। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में इजाफा करना था ताकि जरूरतमंदों को बेहद सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जा सके। शुरुआत में चावल उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर 100 करोड़ टन, गेहूं का 80 करोड़ टन और दालों का 20 करोड़ टन रखा गया। 2013 में सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को बाकायदा लागू किया और इसमें ग्रामीण क्षेत्र की 75% जबकि शहरी इलाकों की 50% आबादी को बेहद सस्ते दामों पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और 6 से 14 साल तक के बच्चों को पूरक पोषण उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रावधान किया गया। बल्कि गर्भवती और दूध पिलाने वाली हर महिला को प्रसव के 6 महीने बाद तक आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त भोजन की सुरक्षा दी गई। साथ ही 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ भी दिया गया। इसके अलावा 6 माह से 6 साल तक के हर बच्चे को पोषण देने के लिए मुफ्त भोजन भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का हिस्सा है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले या कक्षा 8 तक शिक्षा हासिल कर रहे बच्चों को मिड डे मील के तहत मुफ्त में पोषक भोजन दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को 29 राज्यों में चलाया जा रहा है। इसका एक और उद्देश्य रोजगार उत्पन्न करना और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना भी है। 2014-15 में इसका दायरा बढ़ाया गया और पौष्टिकता से भरपूर मोटे अनाज को भी इसमें शामिल किया गया। उत्पादन बढ़ाने के लिए गेहूं, चावल और दलहनी फसलों का न सिर्फ रकबा बढ़ाया गया बल्कि उत्पादकता में भी इजाफा किया गया। इसके लिए ज्यादा उत्पादन वाले बीज किसानों को दिए गए। साथ ही उन्हें कृषि उपकरण, पौध सुरक्षा उपाय, फसलों का पोषण प्रबंधन, फसल प्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद 2017-18 और 19-20 में 1 करोड़ 30 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। 2017-18 के दौरान देश ने खाद्यान्न का बम्पर उत्पादन किया, 28 करोड़ 50 लाख टन रहा।
जबकि 2019-20 में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन 29,66,50,000 टन है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने उत्पादन लक्ष्य 30,10,00,000 टन निर्धारित किया है। और अब आइए बात करते हैं एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। अब कृषि के क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियां आप अपने मोबाइल में ही हासिल कर सकते हैं। आपने केवल एक ऐप को डाउनलोड करना है और कृषि क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियां आपके मोबाइल में ही हाजिर हो जाएंगी। तो कौन सी है वो ऐप और किस तरह से आपने उसे डाउनलोड करना है, आइए बताते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय और कृषि विभाग की एक अनूठी पहल है। यह ऐप किसानों को अपनी जैविक खेती को बढ़ावा देने और उपज की बिक्री के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद करता है। ऐप में रसायन मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीकों के साथ साथ सफलता की कहानियाँ भी शामिल हैं। ऐप के ई बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। और अब आइए जानते हैं मौसम पर आधारित कृषि विशेषज्ञों की सलाह। बुधवार और गुरुवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। बुधवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश संभव। 2 दिन ओडिशा में कहीं कहीं वर्षा के आसार। बुधवार और गुरुवार को बिहार में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। 2 दिन पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की संभावना। बुधवार को छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर बरसात का अनुमान। बुधवार को मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना। गुरुवार को गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश की उम्मीद। गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना। बुधवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार। बुधवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं देश भर की मंडियों के हाल पर। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 1,550 रुपए से 1,750 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की ब्यावर मंडी में मक्का का भाव 1,300 रुपए से 1,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उदयपुर मंडी में भाव 1,150 रुपए से 1,350 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1,320 रुपए से 1,380 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। अलीगढ़ मंडी में मक्का का भाव 1,280 रुपए से 1,320 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 1,500 रुपए से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब चलते चलते एक नजर डालते हैं ट्विटर प्लेट पर।
तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।